हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर पैस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इन 20 मिनट्स। पूरे के पूरे चैप्टर को हम 20 मिनट के खत्म करने वाले हैं। अगर आप इस सेशन को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो सोच के कि भाई ये वीडियो शायद हमें बचा लेगी, तो बिल्कुल सही पेज सोच रहे हो। इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हो जो एग्जाम में आ सकते हैं। आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो अगर आपको ये मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है। ऑल्दो मैं काफ़ी फास्ट और रिवाइज करने के प्रयास में ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा फास्ट ही जाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए इस चैनल पे, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Alright, so let us begin with a very important motivational quote. The essence of strategy is choosing what not to do. Strategy is all about आपको क्या नहीं करना चाहिए rather than आपको क्या करना चाहिए। पूरा टाइम मुझे कोई फ़ोन नहीं आता, क्लास शुरू होते ही फ़ोन आने लगते हैं। Alright, ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो गाइज ये पूरा चैप्टर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड कहानी सुनाता है पैस्टोरलिस्ट की, जिनको नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट भी बोला जाता है। तो अगर इस चैप्टर को डिवाइड किया जाए तो ये 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला खंबा है जो आपको जनरल बताता है कि पैस्टोरलिस्ट है कौन और वो कहाँ रहते हैं, कैसे वो अपना जिंदगी का जीवन व्यापन करते हैं, है ना। दूसरा जो पिलर है उसमें आप देखोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने से पैस्टोरलिस्ट की जिंदगी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आया। तीसरा पार्ट आप देखोगे अफ्रीका का एग्जाम्पल कि कॉलोनियल रूल जब अफ्रीका में आया तो वहां क्या इम्पैक्ट आया। दोनों अगर आपने इंडिया समझ लिया तो अफ्रीका भी समझ जाओगे, क्योंकि दोनों की कहानियां एक ही है। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़े मजे से पढ़ना है तो फिर और अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं विद द मेन टर्म नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। नोमैडिक वो होते हैं जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, है ना, फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन व्यापन के लिए घूमते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोमैड्स, राइट। पैस्टोरलिस्ट वो फार्मर्स होते हैं अगेन जो अपने जानवरों को पालते हैं और जानवरों के प्रोडक्ट्स को बेच के अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन हुए? वो वाले फार्मर्स जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, जानवरों का ध्यान रखते हैं और जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता और जो इधर उधर से इधर घूमते रहते हैं जीवन व्यापन के लिए, उसको हम बोलते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स, राइट। अब हम अलग अलग ट्राइब्स या पैस्टोरलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में दिखाई देते हैं। पहला है हिमालयन ट्राइब्स की हिल एरियाज में कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो उसमें आए गुज्जर बकरवाल्स। तो बकरवाल से याद आ जाना चाहिए बकरा, है ना। तो गोट और शीप जैसे एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये वाली जो ट्राइब्स है जब बहुत गर्मी होती है तब तो हिमालयाज में रहते हैं, बट जब सर्दी हो जाती है और माउंटेन एरियाज में स्नो आने लगती है तो भाई चारे के लिए कोई घास नहीं बचती, तो वो नीचे आ जाते हैं शिवालिक रेंजेस में जो हिमाचल प्रदेश के पास होता है। वहाँ पर ड्राई श्रब्स और स्क्रब्स उनको मिलते हैं जो बहुत ड्राइड वेजिटेशन होता है, एंड वहाँ अपने जानवरों को वो चारा खिला देते हैं। अब वापस से जब समर होता है तो वापस वो पीर पंजल पास को पार करते हुए, पीर पंजल पास मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं। तो पीर पंजल पास को पार करते हुए वापस से ऊपर जाते हैं, अकेले नहीं जाते, ग्रुप में जाते हैं, 3-4 परिवार एक साथ। इसको काफिला भी बोला जाता है। तो अपने काफिले में वो ऊपर जाते हैं और वहां पर स्नो मेल्ट हुई होती है गर्मी के वजह से और फ्रेश ग्रास और न्यूट्रिशियस ग्रास वहां उगी हुई होती है। वहां पर उनके जानवर वो चारा खाते हैं और इस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, right? So they get variety of grasses that has rich nutritious forage for animal herd had sprouted. तो इस तरीके का वो उनका ट्रैवल रहता है फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर टू शिवालिक रेंजेस और शिवालिक रेंजेस से वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, दूसरा ट्राइब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इज द गड्डी ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं। ये शेफर्ड्स हैं, इनका ऑक्यूपेशन है शेफर्ड्स, है ना। ये भी शीप और गोट का ध्यान रखते हैं। अच्छा, गड्डी ट्राइब का भी वेरी सिमिलर टू द बकरवाल ट्राइब, बट क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, है ना, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पहाड़ वहाड़ है तो इनका थोड़ा सा आपको एक याद रखना पड़ेगा, 3 स्टॉप्स इनके होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल विंटर, आपको पता है विंटर में पहाड़ के ऊपर और फिर वैली में जो है समर में पहाड़ के ऊपर और विंटर में जो है वो वैली में आ जाते हैं, है ना, नीचे को आ जाते हैं। बीच में 2 विलेजेस पड़ते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, लाहौल एंड स्पीति।
तो क्या होता है कि जब विंटर्स होती है और ये जो ऊपर के पहाड़ होते हैं यहाँ बर्फबारी पड़ती है तो ये नीचे की तरफ आते हैं। जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर तो आप बस इतना याद रखो कि विंटर्स में ये वैली में रहते हैं, ठीक है। वापस से जो है जब वो अप्रैल वगैरह होता है ये लाहौल स्पीति में रहते हैं, ठीक है। वापस से जब नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो ये नीचे आते हैं। कुछ टाइम जो है ये लाहौल और स्पीति में भी रहते हैं और फिर वापस से नीचे रहते हैं। फिर वापस जब ऊपर जाते हैं लाहौल और स्पीति में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ऊपर जाते हैं। तो यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, आपको पता है कि पहाड़ों में विंटर्स में स्नोफॉल हो जाती है, चारा नहीं रहता, घास नहीं रहती जानवरों के लिए। तो जब वो नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगा देते हैं, ठीक है, कुछ क्रॉप्स को बो देते हैं और फिर वापस नीचे आके यहाँ रहने लगते हैं। और जब समर आता है, जब गर्मियाँ आती है तो वापस जो है कुछ टाइम यहाँ रहते हैं, अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, नए क्रॉप्स उगाते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिर क्रॉप्स उगाते हैं, कुछ क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, नीचे आते हैं। तो इस तरीके से इनका एक मूवमेंट रहता है, राइट। सो व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो हायर माउंटेन मेडोज में रहते हैं। सितंबर आते आते वो वापस नीचे आते हैं। सितंबर जब विंटर्स आती है कुछ टाइम लाहौल स्पीति में रह के नीचे आ जाते हैं। फिर वापस से जो है समर में अप्रैल में लाहौल और स्पीति में रहते हैं, ठीक है। ये सितंबर और अप्रैल का जो महीना होता है इसमें ये खेती बाड़ी भी करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। तीसरा ट्राइब जो हो गया है वो है ढंगर ट्राइब। अब ये जो ट्राइब है इट इज, तो हमने दो हिमालयन ट्राइब्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्लेटो ट्राइब्स, जो प्लेटो में रहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के ढंगर ट्राइब है, दे आर शेफर्ड्स। कुछ लोग जो है बफेलोज का भी ध्यान रखते हैं, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स है जो ब्लैंकेट बनाते हैं, राइट। अब इनका जो है माइग्रेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ हॉट एंड कोल्ड वेदर, इनका माइग्रेशन होता है ड्राई और वेट सीजन के हिसाब से। तो देखा जाता है कि जब मॉनसून होता है, जब कोस्टल एरियाज में बहुत बारिश होती है तो ये सेंट्रल प्लेटो एरिया में रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेटो एरिया में कम बारिश होती है। देखो अगर आपके पास पेट एनिमल्स है तो आपको पता है कि बहुत बारिश के टाइम जो है जानवरों को बीमारियां लग जाती है, उनको सूट नहीं करता, राइट, बहुत जानवरों को, स्पेशली शीप को। तो ये सेंट्रल प्लेटो एरिया में ही रहते हैं मॉनसून के टाइम। वहां पर लो रेनफॉल है, पुअर सॉइल है, लेकिन इस सड़े हुए सॉइल में भी आपको पता है कि मिलेट जैसा क्रॉप आराम से ग्रो हो जाता है, जैसे बाजरा। तो बाजरा को वो वहां पर उगा के अपने जानवरों को खिला देते हैं। वहीं पर जब मॉनसून होता है, जैसे इन द मॉनसून दिस ट्रैक्ट बिकम्स अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द ढंगर फ्लॉक। तो ढंगर जो उनकी फ्लॉक है ढंगर ट्राइब की, वो वहां पर खाना खाते हैं। अक्टूबर में विंटर होते ही जब ड्राई सीजन होने लगता है कोस्टल एरियाज में, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, दैट इज द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट में मूव करने लगते हैं। अब जब वो कोंकण कोस्ट में मूव करते हैं तो कोंकण में जो फार्मर्स होते हैं वो फूल माला के साथ उनका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये जो जानवर आ रहे होते हैं ना, वो हार्वेस्ट के टाइम आ रहे होते हैं। सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट हो रहा होता है क्रॉप्स का, और नए क्रॉप्स उगाने का टाइम होता है, राबी क्रॉप्स उगाने का टाइम होने वाला होता है। तो फार्मर्स जब क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं तो छोटा छोटा क्रॉप्स का आखिरी जो पार्ट है वो रह जाता है। तो ये जो जानवर आते हैं, जो ढंगर ट्राइब फ्लॉक होता है, जो ट्राइब के जानवर हैं, वो आके इन छोटे छोटे वेजिटेशन को, बचे हुए क्रॉप्स को खा लेते हैं। और फिर जो थोड़ा सा पॉटी वॉटी करते हैं उससे सॉइल जो है फर्टिलाइज भी हो जाती है। तो इनका स्वागत होता है। ये जो ढंगर फ्लॉक है ये बचा हुआ जो क्रॉप्स है उसको खा लेते हैं और सॉइल को फर्टिलाइज भी कर देते हैं। और इन रिटर्न ट्राइब को जो है खाना भी दिया जाता है, राइस और व्हीट वगैरह दे दिया जाता है, जो ये वापस से प्लेटो एरिया में ले जाते हैं मॉनसून सीजन में खाने के लिए, ठीक है। सो आफ्टर द खारिफ क्रॉप वाज कस्ट एट दिस टाइम, फील्ड्स हैव टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द राबी क्रॉप्स, जो ठंड की क्रॉप्स है। मैन्योर होता है और सप्लाईज ऑफ राइस उनको दे दिया जाता है, जो वो वापस अपने साथ प्लेटो एरिया में ले जाते हैं मॉनसून टाइम पे। अब याद रखना, एज आई टोल्ड यू, शीप जो है वो उसको मॉनसून सूट नहीं करता, इसीलिए मॉनसून के टाइम में ये लोग ड्राई सेंट्रल एरिया में रहते हैं। बफेलो को सूट करता है, बफेलो से बफेलो है तो लोग रह सकते हैं कोस्टल एरिया में। तीसरा है बंजारा ट्राइब। बंजारा ट्राइब जो है ये जो है डेजर्ट का ट्राइब है। इट इज फाउंड इन यूपी, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनके पास भी काफ़ी सारे जानवर होते हैं, फ्रॉम कैमल टू बफेलो टू काओ टू शीप, बहुत सारे जानवर होते हैं। ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस वॉक करते हैं लुकिंग फॉर चारा। और नॉट जस्ट दैट, वो बहुत बार जो है अपनी गुड क्वालिटी जो एनिमल्स होते हैं, प्लाउ एनिमल्स जैसे बफेलो, काओ, बेचते हैं फार्मर्स को इन रिटर्न या इन एक्सचेंज फॉर फूड,
है ना। तो इस तरीके का काम वो करते हैं, राइट। अब हम आते हैं डेजर्ट ट्राइब पे। तो वन डेजर्ट ट्राइब इज राइकाज, जो पाए जाते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में। उनका अच्छा, राइकाज एक ऐसा ट्राइब, अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कौन सा पैस्टोरलिस्ट ग्रुप है जो जिनका खुद का लैंड है जिसपे वो कभी कभी खेती बाड़ी भी करते हैं, तो उसका आंसर होगा राइकाज, है ना। कल्टिवेशन करते हैं, ट्रेड और हर्डिंग करते हैं, पैस्टोरलिज्म भी करते हैं। तो देखो, जब मॉनसून आता है, जब थोड़ी बहुत बारिश होती है इन सब एरियाज में, यूजुअली ड्राई एरियाज में रहते हैं, तो तब वो अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं। बट अक्टूबर में जब उनके पास कुछ ना खेती बाड़ी करने के लिए मतलब ड्राई हो जाती है ज़मीन, ना चारा रहता है, तब वो और जगह ढूंढने जाते हैं पानी के लिए और चारा के लिए, लंबा लंबा डिस्टेंसेस वॉक करते हैं। अच्छा, राइकाज जो राजस्थान के हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक है मारू राइकाज जो कैमल्स का ध्यान रखते हैं, कैमल्स बेचते भी है, और दूसरे वो वाले राइकाज है जो शीप और गोट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ऑलराइट, तो अगर हम डिफरेंस देखें, माउंटेन पैस्टोरलिस्ट वो है जो मूवमेंट कर देते हैं इन द सीजनल रिदम ऑफ विंटर एंड समर, और जो प्लेन, प्लेटो, डेजर्ट्स वाले हैं वो ड्राई और मॉनसून सीजन में जो है अपना मूवमेंट करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज व्हाट वाज द चेंजेस मेड बाय कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो क्या मेजर चेंजेस लाए वो अपने साथ, तो 4 मेजर चेंजेस लाए। पहला, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेजिंग लैंड इनटू कल्टिवेबल लैंड। देखो यार, जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, वो यहाँ नाच गाना देखने नहीं आए थे हमारा, वो यहाँ से इंडिया से प्रॉफिट अर्न करने आए थे, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना। तो जब उन्होंने इंडिया को रूल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहां हम सबसे ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, वो है लैंड रेवेन्यू जो फार्मर्स उनको दे रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो लैंड है जो फ्री में पैस्टोरलिस्ट यूज कर रहे हैं, अगर पैस्टोरलिस्ट को हम लोग हटा दें और इस सारे ग्रेजिंग लैंड को, चारा वाले लैंड को कल्टिवेशन लैंड में कन्वर्ट कर दे, तो यहां से भी हमको लैंड रेवेन्यू मिलेगा, राइट। तो लैंड रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट इज व्हाई उन्हें रियलाइज हुआ that we have to expand cultivation, उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो सारा ग्रेजिंग लैंड है, ये सारा अनकल्टिवेटेड लैंड है, ये एक वेस्ट लैंड है, ये वेस्ट है हमारे लिए। तो उन्होंने वेस्ट लैंड रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए, जहां पर उन्होंने जो जमीन थी वो कुछ फार्मर्स को दिया, कुछ लैंडलॉर्ड्स को दिया, कुछ विलेज हेडमैन को दिया, और उनको बोला कि भाई ये ग्रेजिंग चारा जो चल रहा है फ्री का, इसको बंद करो, यहाँ कल्टिवेशन करो। एंड दिस लेड टू डिक्लाइन इन ग्रेजिंग लैंड। ये जो हमारे पैस्टोरलिस्ट थे उनके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अब उनके पास जो पहले इतना ज्यादा जमीन होता था चारा के लिए, वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फॉरेस्ट एक्ट। ना फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से जो भी फॉरेस्ट था उसको स्टेट प्रॉपर्टी बना दी गई कि अब ये फॉरेस्ट ब्रिटिश प्रॉपर्टी है, और कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट का टैग दिया गया, जहां पर किसी को, इंडियन को, ट्राइब को, पैस्टोरलिस्ट को अंदर भी आने नहीं दिया जाता था, जंगल के पत्ती भी नहीं छू दी जाती थी। तो सोचो बेचारे पैस्टोरलिस्ट जो जेनरेशन से, ये पीढ़ियों से उनका ये काम चल रहा है, अब वो अपने ही जंगल में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। इवन दो जंगल में उन्हें दिख रहा था कितना सारा घास है, कितने सारे फ्रूट्स हैं, पर वो नहीं कुछ भी खा पा रहे थे उसमें, और ना ही अपने जानवरों को खिला पा रहे थे, राइट। सो नो पैस्टोरलिस्ट वर अलाउड एंड गिवन, एंड मतलब काफी ज्यादा उन पर रोक लगाई गई, राइट। द मेन रीजन फॉर दैट इज कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये जो जानवर है ये छोटे छोटे सैपलिंग्स को तोड़ देते हैं, और हमारे जो टिम्बर ट्रीज है जिससे जो है काफी प्रॉफिट ब्रिटिशर्स कमाता था, वो अच्छी तरीके से उग नहीं पाता था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को एस्टैब्लिश किया। इससे क्या हुआ कि जो टाइमिंग ऑफ एंट्री और डिपार्चर है पैस्टोरलिस्ट का, वो स्पेसिफाई किया जाने लगा, जो बहुत गलत था। देखो, वो मूवमेंट करते थे मौसम के हिसाब से, ना कि कोई गवर्नमेंट स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से, तो उनके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नंबर ऑफ डेज दैट दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वो लिमिट कर दिया गया। अगर वो ओवर स्पेंड करते थे अपना टाइम तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। तो इसने काफी, ये जो मेजर था इसने काफी बड़ा इंपैक्ट किया ऑन द लाइफ ऑफ द पैस्टोरलिस्ट। तीसरा है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगता था कि ये लोग जो है ना लैंड रेवेन्यू देते हैं, ना इनका परमानेंट एड्रेस है, ये इधर से उधर अपने गाय भैंस लेके घूमते रहते हैं। तो इनको बोला कि भाई ये लोग क्रिमिनल्स हैं। तो एक नया एक्ट निकाला गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके हिसाब से बोथ बाय बर्थ
एंड बाय नेचर, मतलब कि क्योंकि आप ये काम कर रहे हो जो क्रिमिनल है, और क्योंकि आप इस ट्राइब में, इस पैस्टोरलिस्ट ग्रुप में पैदा हुए हो, आप एक क्रिमिनल हो और आपको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्ट पास किया गया। दीज कम्युनिटीज वर नॉट अलाउड टू लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया विदाउट परमिट। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और उनके ऊपर हमेशा एक पुलिस की स्क्रूटनी रहती थी। ठीक है, चौथा है एक्सपैंडिंग रेवेन्यू इनकम। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार ठीक है, इनको हम लोग एक जगह टिका नहीं पा रहे हैं, इनको क्रिमिनल बनाने से भी काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो टैक्स इम्पोज किया गया ज़मीन पे जो पानी जानवर पी रहे हैं, हर एक जानवर जो पैस्टोरलिस्ट रख रहा है, ऑल ऑफ उस, और हर चीज़ पे टैक्स लगाया गया। बिटवीन 1850s एंड 1880s ये जो टैक्स था ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। बट धीरे धीरे टैक्स सिस्टम इतना एफिशिएंट होने लगा कि डायरेक्टली जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द पैस्टोरलिस्ट। तो इससे बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑन आर पैस्टोरलिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पैस्टोरलिस्ट। पहले तो आपको पता है कि भाई जो ग्रेजिंग लैंड, जो चारे का लैंड था, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। दूसरा जो है जो रिजर्व फॉरेस्ट था, जहाँ पर पहले शेफर्ड्स पैस्टोरलिस्ट फ्रीली ग्रेज करते थे, अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तीसरा है क्योंकि अब लैंड, ग्रेजिंग लैंड बहुत कम कर दिया गया, तो उसी लैंड पे बार बार, पहले क्या होता था, एक लैंड पे चारा खाया, फिर दूसरे लैंड पे चारा खाया, फिर यहाँ पर वापस से घास उग गई, फिर वापस यहाँ आ गए, तो उससे क्वालिटी ऑफ ग्रेजिंग लैंड बहुत अच्छी रहती थी और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता था। बट अब एक ही लैंड पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है, बार बार घास खिलाई जा रही है, तो यहाँ नई घास नहीं उग पा रही और न्यूट्रिशियस घास तो बिल्कुल ही नहीं उग पा रही, तो क्वालिटी ऑफ ग्रेजिंग लैंड बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक, क्योंकि हर जानवर पे टैक्स लगने लगा, तो पैस्टोरलिस्ट में नंबर ऑफ जो हर्ड और कैटल उन पे रहता था वो जो है कम करना शुरू कर दिया। राइट ना, हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस? एज आई टोल्ड यू, पहला तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई इतने जानवर हम रख नहीं पाएंगे, जैसे आजकल लोग इतने बच्चे नहीं करते क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है ना, सब कुछ बहुत महंगा है, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ हर्ड्स हम कम कर देते हैं। दे डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स। सम रिच पैस्टोरलिस्ट जो थोड़े अमीर थे, जैसे बंजारास थोड़े अमीर पैस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने कहा यार चलो अपनी जमीन खरीदते हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं, इतना ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं झेल सकते। राइट, कुछ पुअर पेजेंट्स ने बोरो करना शुरू कर दिया टैक्स पे करने के लिए। अच्छा, बोरो तो कर लिया, बट बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था मनी लेंडर्स के थ्रू, तो इसीलिए वो एक डेट साइकिल में पड़ गए और गरीबी में ही रह गए। राइट, तो इस तरीके से जो है पैस्टोरलिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में किसी तरीके से रहने लगे, नए चेंजेस के थ्रू वो रहने लगे। राइट, अब हम आते हैं पैस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका पे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया, इतना पार्ट ऑफ द चैप्टर बहुत क्लियर है और बहुत क्लियर पॉइंट्स भी है। ठीक है, पैस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका की कहानी बहुत सिमिलर है। यहाँ पर ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम पैस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। अफ्रीका का अगर आप कॉन्टिनेंट देखो तो थोड़ा ड्राई में ही रहता है, कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा गीले हैं, कुछ एरियाज बहुत ड्राई है। तो पैस्टोरलिज्म एक इकोनॉमिक वायबल ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर बिना कुछ उगाए भी आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके मेन ट्राइब्स है वो है बिडुइन, बर्बर, मसाई, सोमाली, तरुका। एनिमल्स जो ग्रो करते हैं वो है कैटल, कैमल, गोट, शीप, डोंकी। भाई ऑक्यूपेशन मीट, बे वगैरह, घी वगैरह बेच के अपना जीवन व्यापन करते हैं। ठीक है, द रीजन सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डेजर्ट वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट। याद रखना, आपको यूजुअली पैस्टोरलिस्ट वहीं दिखेंगे जहां पर कुछ भी उगाना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ड्राई लैंड होता है। राइट नाउ हम लोग वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मसाई ट्राइब ऑफ अफ्रीका टू अंडरस्टैंड कि अफ्रीका में क्या हुआ था। यहाँ पर जो अफ्रीका के मसाई, जो अफ्रीका है उसमें मसाई जो है या मसाई लैंड जो है ये ऑक्यूपाई करता था सदर्न केन्या, कुछ केन्या में रहते थे, कुछ टांजानिया में रहते थे, ऐसे जो है डिवाइडेड थे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका? पहला है लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, सेम एज इंडिया, बस अंदर की कहानी थोड़ी अलग है। आप यहाँ कहोगे कि पहले क्या होता था, मसाई लैंड जो एक्सटेंड करता था केन्या से तांजानिया तक, है ना। जो पैस्टोरलिस्ट थे वो फ्रीली क्लाइमेट के हिसाब से इधर उधर घूमते रहते थे। बट 1885 में जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने अफ्रीका को सारे फॉरेन पावर्स के बीच में बांट लिया स्केल को लेके कि भाई ये तुम्हारा, ये मेरा, जैसे उनके बाप का था। राइट, तो मसाई लैंड जो है उसको 2 पार्ट्स में
में कट कर दिया गया। जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो केन्या वाला पार्ट था, वो ब्रिटेन को दिया गया और जो सदर्न तांजानिया वाला पार्ट था वो जर्मनी को दिया गया। अब जो बीच वाला पार्ट है ये मसाई लैंड हुआ करता था, पूरा मसाई लैंड हुआ करता था। तो जो मसाई थे दे वर पुश्ड टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट, दे वर पुश्ड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न तांजानिया एंड सदर्न केन्या। अब ये वाला जो लैंड था ये बहुत ड्राई था, इसमें कुछ भी नहीं उगता था, यहाँ बहुत गंदा चारा, पैस्चर भी बहुत पुअर होता था। ठीक है, तो ग्रेजिंग लैंड जो पहले काफी ज्यादा थी मसाई पे, अब वो बहुत ज्यादा लिमिट हो गई, कम हो गई। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेम एज इंडिया। वहां पर भी ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो लैंड अनकल्टिवेटेड है वो वेस्ट है, तो उन्होंने जो है फार्मर्स को काफी ज्यादा पुश किया, एनकरेज किया कि वहां पर वो एग्रीकल्चर करें, जिसकी वजह से ग्रेजिंग लैंड और श्रिंक करने लगा। तीसरा है ग्रेजिंग लैंड टू गेम रिजर्व। बहुत ज्यादा जो है गेम जो जहां पर अगर आप अफ्रीका में सुनते हो सेरेनगेटी नेशनल पार्क, मसाई मारा, ये सारे जो पार्क्स है जहां काफी जानवर है, उनको हंट करके भी ये पास्टोरलिस्ट खाते थे या फिर वहाँ घास वास चराते थे, उसको गेम रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर पास्टोरलिस्ट की एंट्री अलाउड नहीं थी। वहाँ सिर्फ ब्रिटिशर्स अपनी हंटिंग करते थे और अपना रिजॉर्ट एस्टैब्लिश करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया फॉर आर पास्टोरलिस्ट्स, राइट। तो फ्रॉम द 19th सेंचुरी colonial government imposed many restrictions on the mobility मतलब घूमना फिरने पे काफी ज्यादा बंधन लगा दिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई रिजर्व्स के अंदर आना अलाउड नहीं है, अगर आना अलाउड है तो परमिट के थ्रू एंट्री और एग्जिट का टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया था। जो गिल्टी होते थे, जो लॉ तोड़ते थे, उनको सिवियरली पनिश किया जाता था। पास्टोरलिस्ट वर ये भी बोला गया कि भाई जो मार्केट होगा जहां पर व्हाइट लोग जाएंगे, गोरे लोग जाएंगे, वहां पास्टोरलिस्ट की एंट्री अलाउड नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि पास्टोरलिस्ट पहले जिससे अपना खाना बेच के पैसा कमाते थे वो भी लिमिट कर दिया गया। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रेडिंग। भाई उनका काम ही है ट्रेड करके पैसा कमाना, एनिमल प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाना ना, उसी पे रोक लगा दी गई, राइट। तो पहले क्या होता था, पहले समर और मॉनसून के हिसाब से जो है पास्टोरलिस्ट इधर से उधर अपना मूवमेंट करते थे, बट अब ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के वजह से उनके पास्चर लैंड कम हो गई, पास्चर की क्वालिटी खराब हो गई, काफ़ी ज़्यादा कैटल इस वजह से मर गई, स्टारवेशन के वजह से, डिजीजेस के वजह से, बहुत ड्राउट पड़ता था तो उन पर काफ़ी इम्पैक्ट होता था, एंड डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक, राइट। Now not all pastoralists were equally affected in the colonial period. Now ऐसा नहीं है कि सारे pastoralists को equally impact किया गया by the colonial period. यहाँ पर for example जो मसाई society it was divided into two social categories. पहला है elders, फिर है वॉरियर्स। अगर आपने शायद मूवी में देखा है कि कुछ जो है, अगर आपने कोई ट्राइबल मूवी देखी है तो वहाँ ऐसा दिखता है कि कुछ जो है ट्राइब में एल्डर्स है, थोड़े बूढ़े हैं जिन पे विजडम है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो लोग जो है रूलिंग ग्रुप है, हाँ, एक तरीके से काउंसिल बनाते हैं जो रूल करते थे, और वो पूरे जो डिस्प्यूट्स होते थे, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उसको रिजॉल्व करते थे। और जो वॉरियर्स होते थे वो होते थे यंगर पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेडिंग किया है। रेडिंग होता है दूसरी ट्राइब को लूटना, है ना, ये उनका एक कॉमन कल्चर होता था कि भाई आज हम रेड पे जा रहे हैं, अगर हमने रेड कर दिया तो हमारा नाम रोशन होगा, है ना, इस टाइप की कहानियां होती थी। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, और वो एक तरीके से कैटल रेड्स करते थे। तो एज आई टोल्ड यू रेडिंग होता था, इसके थ्रू मैन यूज टू बी, एक होता है ना आज मैं 14 साल का हो गया, आज मैं रेड पे जाऊंगा तो मैं आदमी बन जाऊंगा, है ना, उस टाइप से यू बिकेम अ मैन आफ्टर रेडिंग, ये कल्चर हुआ करता था वहां पर। हाउएवर व्हाट वर द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू एडमिनिस्टर मसाई, पहले तो उन्होंने जो है चीफ्स, उन्होंने मसाई ट्राइब में ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो किया। उन्होंने जो मेन चीफ्स थे मसाइल के, उनको जो है मेन हेड बना दिया मसाई का, ठीक है, और बोला कि तुम इंश्योर करोगे कि तुम्हारा जो ये ग्रुप है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे। जैसे टीचर नहीं करती, सबसे नॉटी बच्चे को मॉनिटर बना देती है, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे रेडिंग पे और वॉरफेयर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए। उससे क्या हुआ ना कि जो एक ट्रेडिशन चलता था मसाई का, एल्डर्स का, वॉरियर्स का, किसकी बात मानी जाएगी, ये पूरा जो ट्रेडिशन है, संस्कार जो थे वो टूटने लग गए, वो बिखरने लग गए। ठीक है, अच्छा, अब हम
बात करते हैं रिच पैस्टोरलिस्ट और पुअर पैस्टोरलिस्ट। पहले हम रिच पैस्टोरलिस्ट की बात करते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अपॉइंटेड चीफ्स थे, जो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, वो तो थोड़े अमीर हो गए, है ना। वो लोग जो होते थे उनके पास रेगुलर इनकम होती थी, है ना, एंड उस रेगुलर इनकम से वो जमीन भी खरीदने लग गए और जानवर भी खरीदने लग गए। कभी कभी वो मनी लेंडर्स की तरह भी एक्ट करते थे कि भाई अब हमारे पास ज्यादा पैसा है, ब्याज के बेसिस पे और लोगों को पैसा दे देते थे, राइट। कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी बीवियों को बोला तुम जानवरों और जमीन का ध्यान रखो, हम शहर जाके थोड़ा और काम ले लेते हैं और पैसा कमाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से रिच पैस्टोरलिस्ट थे। पर जो पुअर पैस्टोरलिस्ट थे, जो कॉमन पैस्टोरलिस्ट थे, जिन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिश पॉलिसीज का, इतने ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से उनके काफी ज्यादा जानवर मर गए, उनके पास पैसे नहीं होते थे टैक्स देने के लिए, तो वो पैसे जो है मनी लेंडर से लेते थे और इतने ब्याज पे लेते थे, इंटरेस्ट पे लेते थे, वो वापस नहीं दे पाते थे। उनको जो है शहर जाना पड़ता था लुकिंग फॉर वर्क, राइट। तो उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी थी, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द फाइनल कंक्लूजन। तो अगर आप इंडिया की बात करो या अफ्रीका की बात करो, ब्रिटिशर्स के आने से जो फ्री मूवमेंट था पैस्टोरलिस्ट का, उसके पे काफ़ी बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा। जो ग्रेजिंग लैंड था वो काफ़ी श्रिंक हो गया बिकॉज ऑफ कल्टिवेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर मेजर्स, राइट। एंड बिकॉज ऑफ टाइम्स ऑफ क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा जानवर इंडिया और अफ्रीका में मरने लगे, राइट। सो दैट इज़ योर एंटायर चैप्टर। आई डोंट नो कितना टाइम हुआ मुझे पढ़ाते हुए, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, कोई बात नहीं। आई विल पोस्ट द PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल। इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ भी पूछना है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। याद रखना इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट स्पेसिफिक किसी के बारे में आ जाएगा, उनके मूवमेंट के बारे में, या फिर आएगा कि कौन से कॉलोनियल मेजर्स थे और क्या इम्पैक्ट हुआ उनका, कैसे पैस्टोरलिस्ट ने आज सर्वाइव किया। तो क्लियरली पॉइंट वाइज इस PPT में दिया गया है। आप इस PPT को डाउनलोड भी कर सकते हो सेशन को सुनने से पहले टेलीग्राम चैनल से। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय। वीडियो को थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।